अगर आपसे पूछा जाए दुनिया में सबसे पहले फिलोसॉफिकल थिंकिंग कब शुरू हुई थी, कब इंसान ने सिर्फ जीना नहीं बल्कि सोचना शुरू किया, कब उसके मन में ये सवाल उठे, मैं कौन हूं, जीवन का उद्देश्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। इतिहास हमें एक बहुत गहरी बात बताता है। इंसान तभी सोचता है जब उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं, जब उसे भोजन मिल जाता है, जब उसके पास रहने के लिए घर होता है, जब समाज का निर्माण हो जाता है। तब उसका मन सर्वाइवल से आगे बढ़ता है और वो मीनिंग खोजने लगता है। धीरे धीरे दुनिया इवॉल्व होती है। पहले इंसान ने भोजन की व्यवस्था की, फिर घर बनाए, फिर समाज बनाए, और जब ये सब स्थिर हो गया तब पहली बार इंसान के भीतर एक नया सवाल जन्म लेता है। मैं सिर्फ जी क्यों रहा हूं? जीवन का अर्थ क्या है? और फिर कुछ ऐसा हुआ जो पूरी मानव सभ्यता को हमेशा के लिए बदल देता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, भारत, चीन, ग्रीस, फारस और इजराइल में एक ही समय पर लोग एक जैसी सोचने लगते हैं, एक जैसे सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन उनके बीच कोई संपर्क नहीं था, कोई कम्युनिकेशन नहीं, फिर भी एक जैसा अवेकनिंग। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों 6ठी शताब्दी बीसीई में पूरी मानव सोच बदल गई? इसी रहस्यमयी दौर को कहा जाता है एक्सियल एज। और आज आप जानेंगे क्यों ये समय मानव इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक्सियल एज क्या है? इस शब्द को दिया था जर्मन दार्शनिक कार्ल जैस्पर्स। उन्होंने कहा 800 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच मानवता ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसके बाद सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल गया। उन्होंने इसे एक्सियल इसलिए कहा क्योंकि जैसे पृथ्वी एक एक्सिस पर घूमती है, वैसे ही मानव इतिहास भी इसी समय के आसपास घूमता है। यही वो समय था जब पहली बार इंसान ने सिर्फ जीना नहीं बल्कि समझना शुरू किया। उन्होंने कहा यही वो समय है जब मानवता की आध्यात्मिक, नैतिक और बौद्धिक नींव रखी गई। बदलाव क्या था? इस बदलाव को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही इस पूरी कहानी का कोर है। पहले मनुष्य क्या करता था? वो रिचुअल्स फॉलो करता था। अगर बारिश चाहिए तो पूजा करो, अगर बीमारी है तो बलि दो, अगर डर है तो भगवान को खुश करो। धर्म था लेकिन समझ नहीं थी, विश्वास था लेकिन प्रश्न नहीं थे। सवाल पूछना गलत माना जाता था। लेकिन अचानक कुछ बदलता है। लोग पूछने लगते हैं, क्या ये सब सही है? क्या भगवान सच में ऐसे ही है? क्या जीवन सिर्फ डर और पूजा तक सीमित है? और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा परिवर्तन। लोग सोचने लगते हैं, तर्क करने लगते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने अंदर देखने लगते हैं। ये बदलाव था रिचुअल से रिफ्लेक्शन तक, फियर से फिलॉसफी तक, ब्लाइंड बिलीफ से कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग तक। अब यहां रुककर सोचिए, बिना किसी संपर्क के दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक जैसी सोच कैसे विकसित हो सकती है? क्या ये सिर्फ संयोग था, या फिर मानव चेतना एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां उसे ये सवाल पूछने ही थे? क्या ये इवोल्यूशन था या अवेकनिंग? इसका जवाब हम अंत में समझेंगे, लेकिन पहले चलते हैं उस दुनिया में जहां ये सब शुरू हुआ। भारत, आत्मा की खोज। भारत में इस समय जो हुआ वो सिर्फ दर्शन नहीं था, वो एक आंतरिक क्रांति थी। दुनिया बाहर क्या है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, मैं अंदर क्या हूं। उपनिषद, वास्तविकता की खोज। उपनिषदों ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया, आत्मा क्या है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या आत्मा और ब्रह्मांड अलग है या एक ही है? उन्होंने कहा आत्मन ही ब्रह्मन है, यानी तुम जो हो वही पूरा ब्रह्मांड है। ये विचार सिर्फ दार्शनिक नहीं था, ये रेवोल्यूशनरी था, क्योंकि पहली बार इंसान को बताया गया कि वो छोटा नहीं है, वो सीमित नहीं है, वो इनफाइनाइट है। यहां से शुरू होती है इनर कॉन्शियसनेस की खोज। फिर आते हैं गौतम बुद्ध। उन्होंने पूरी दिशा बदल दी। उन्होंने कहा, मत मानो,
समझो, अनुभव करो। उन्होंने जीवन को बहुत सरल शब्दों में समझाया। जीवन दुख है, लेकिन यह निराशा नहीं थी, ये एक ऑब्जर्वेशन था। उन्होंने कहा, दुख का कारण है इच्छा, और इच्छा को खत्म किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने दिया 4 नोबल ट्रुथ्स और 8 फोल्ड पाथ। ये पहला ऐसा सिस्टम था जो पूरी तरह प्रैक्टिकल था। कोई भगवान नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, सिर्फ अवेयरनेस। महावीर, नैतिकता की चरम सीमा। इसी समय महावीर एक और गहरी दिशा देते हैं। उन्होंने कहा, अहिंसा सिर्फ एक नियम नहीं है, ये जीवन का आधार है। उन्होंने रियलिटी को समझने के लिए दिया अनेकांतवाद, यानी सत्य एक नहीं होता, हर व्यक्ति का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। ये विचार आज के मॉडर्न रिलेटिविज्म से भी आगे था। भारत ने दुनिया को क्या दिया? आत्मा की खोज, अनुभव का महत्व, सत्य की बहुआयामी समझ। भारत ने कहा, सत्य बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। जहां भारत ने भीतर देखा, चीन ने बाहर देखा, समाज की तरफ। कन्फ्यूशियस, नैतिक समाज कन्फ्यूशियस। उन्होंने कहा, अगर समाज को सुधारना है तो इंसान को सुधारो। उन्होंने फोकस किया रिलेशनशिप्स पर, पिता और पुत्र, राजा और प्रजा, मित्र और मित्र। उन्होंने कहा, अगर हर व्यक्ति अपना कर्तव्य सही निभाए तो समाज अपने आप सही हो जाएगा। लाओ त्से, प्रकृति के साथ बहना। लाओ त्से उन्होंने बिल्कुल उल्टा दृष्टिकोण दिया। उन्होंने कहा, तुम जितना कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना ही जीवन बिगड़ेगा। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया दाओ, यानी प्रकृति का फ्लो, और वू वे, यानी बिना जबरदस्ती के कर्म। चीन का सार संतुलन ही जीवन है, समाज ही शक्ति है, प्रकृति के साथ चलो, उसके खिलाफ नहीं। फारस, नैतिक ब्रह्मांड। फारस में दुनिया को एक नई दृष्टि मिली, अच्छाई और बुराई। ज़ोरोस्टर, उन्होंने कहा, दुनिया एक बैटलफील्ड है, अच्छाई और बुराई के बीच। हर इंसान इस युद्ध का हिस्सा है। फारस का सार, हर कर्म मायने रखता है, नैतिकता ही असली धर्म है। अब हम चलते हैं ग्रीस की ओर, जहां मानव इतिहास में पहली बार एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। यहां लोगों ने कहा, हर चीज को समझाने के लिए भगवान की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था, क्योंकि इससे पहले हर प्राकृतिक घटना को देवताओं से जोड़ा जाता था। बारिश हुई, भगवान। भूकंप आया, भगवान। बीमारी, भगवान। लेकिन ग्रीस में कुछ लोगों ने ये मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, अगर कुछ हो रहा है तो उसका कोई प्राकृतिक कारण होगा। थेल्स, प्रकृति को समझने की शुरुआत। थेलिस ऑफ माइलेटस। उन्होंने पूछा, इस दुनिया की मूल चीज क्या है? और उन्होंने जवाब दिया, पानी। ये उत्तर आज भले ही सरल लगे, लेकिन उस समय ये एक बहुत बड़ा कदम था। क्यों? क्योंकि पहली बार किसी ने दुनिया को समझाने के लिए मिथक नहीं बल्कि तर्क का इस्तेमाल किया। पाइथागोरस, गणित और वास्तविकता। पाइथागोरस, उन्होंने कहा, इस दुनिया की असली भाषा गणित है। उन्होंने देखा कि प्रकृति में हर चीज एक पैटर्न फॉलो करती है, संगीत में भी, आकाश में भी, संरचना में भी। और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि रियलिटी को समझने के लिए हमें नंबर्स को समझना होगा। ग्रीस का गहरा प्रभाव। ग्रीस में हमें सिखाया कि सवाल पूछना गलत नहीं है बल्कि जरूरी है। उन्होंने हमें दिया लॉजिक, रीजन, साइंटिफिक थिंकिंग, और यहीं से शुरू हुआ वो रास्ता जिसने आगे चलकर प्लेटो, अरिस्टोटल और पूरी मॉडर्न साइंस को जन्म दिया। ग्रीस का सार, तर्क ही शक्ति है, हर चीज का कारण होता है, ज्ञान सवालों से शुरू होता है। इज़राइल, नैतिक ईश्वर और न्याय। अब चलते हैं इज़राइल की ओर, जहां एक अलग ही तरह की क्रांति हो रही थी। यहां लोग सिर्फ भगवान को मान नहीं रहे थे,
बल्कि उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। पैगंबर और नैतिकता। यिर्मयाह और अन्य पैगंबरों ने कहा, भगवान सिर्फ शक्तिशाली नहीं है, वो न्यायप्रिय है। वो चाहता है कि इंसान सही जीवन जिए। एक बड़ा बदलाव। पहले धर्म का मतलब था पूजा, बलि, अनुष्ठान, लेकिन अब धर्म का मतलब बन गया नैतिकता, न्याय, सही और गलत की समझ। इज़राइल का सार, एक ईश्वर, नैतिक जीवन, न्याय सबसे ऊपर। सबसे बड़ा सवाल, ये सब एक साथ क्यों हुआ? अब एक बार फिर रुकिए और सोचिए। भारत में आत्मा की खोज, चीन में समाज का संतुलन, फारस में अच्छाई और बुराई, ग्रीस में तर्क, इज़राइल में नैतिक ईश्वर। ये सब एक ही समय पर हुआ, बिना किसी कनेक्शन के। ये रहस्य क्या है? ऐसा क्यों हुआ? कुछ संभावित कारण है। 1. सामाजिक संकट। उस समय दुनिया में राजनीतिक अस्थिरता थी, युद्ध थे, पुराने सिस्टम टूट रहे थे, और जब बाहरी दुनिया अस्थिर होती है तो इंसान अंदर जवाब खोजता है। 2. शहरीकरण। शहर बनने लगे थे, लोग एक साथ रहने लगे थे, और इसके साथ आए संघर्ष, असमानता, नैतिक समस्याएं। अब समाज को नियम चाहिए थे, दिशा चाहिए थी। 3. मानव चेतना का विकास। शायद मानव मस्तिष्क एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुका था जहां वो अब सिर्फ जीना नहीं चाहता था, वो समझना चाहता था। इस समय इंसान ने पहली बार ये सवाल पूछा, मैं क्यों हूं? और यही सवाल मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण सवाल बन गया। धीरे धीरे ये सारे विचार पूरी दुनिया में फैलने लगे, और उन्होंने मिलकर बनाया आज का संसार। आज जो भी आप जानते हैं, धर्म, नैतिकता, दर्शन, विज्ञान, इन सब की जड़ उसी समय में है। 6ठी शताब्दी BCE सिर्फ एक समय नहीं था, ये वो पल था जब इंसान पहली बार जागा था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और गहरे विचारों के साथ।